डिकेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लगातार कुछ रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस की फॉर्म में। जो न्यूक्लियई ऐसी रेडिएशंस इमिट करता है उस न्यूक्लियई को हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियई। और अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इमिट करने के बाद वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और उसके बाद जो बनता है बचेगा उसको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियई। पहले बच्चों वो पेरेंट न्यूक्लियई था, वो अनस्टेबल था। अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने रेडिएशंस इमिट कर दी इन तीनों की फॉर्म में, और जो उसके बाद वो डॉटर न्यूक्लियई के रूप में कन्वर्ट हो गया। डॉटर न्यूक्लियई भी अगर अनस्टेबल होगा तो वो भी फर्दर कुछ रेडिएशंस इमिट करता रहेगा। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक वो न्यूक्लियई स्टेबल नहीं हो जाता, स्टेबिलिटी स्टेट को वो अचीव नहीं करेगा, तब तक वो न्यूक्लियई रेडिएशंस इमिट करता रहता है। इसमें कुछ 2 रूल्स हैं बच्चों डिसइंटीग्रेशन के। डिसइंटीग्रेशन से पहले, बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो टोटल चार्ज होता है वो सेम रहता है। उसी प्रकार बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो मास नंबर का सम है वो भी सेम रहेगा। इसके बाद बच्चों हम डिकेज की बात करते हैं। डिकेज 3 टाइप के होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। हम बात करते हैं पहले अल्फा डिके की। अल्फा डिके, जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं अल्फा डिके। जब वो न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब उसने 1 अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, उससे क्या होगा बच्चों? हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द 1 हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जिसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियई या पेरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे, जब इस पेरेंट न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो क्या होगा बच्चों? इस पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, और जो ऐसा होने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये सिंपल है बच्चों, कोई न्यूक्लियस है अनस्टेबल, ए एटॉमिक नंबर है इसका, ए मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है। इसका जब अल्फा डिके हुआ तो ये वाई के अंदर कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या रिलीज हुआ? अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। अब बच्चों ये इसका मास नंबर ए था और इसमें अल्फा पार्टिकल निकल गया, अब इसका मास नंबर कितना बचेगा? A-4। तो Z इसका एटॉमिक नंबर था बिफोर डिके, और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ा था बिफोर डिसइंटीग्रेशन और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन टोटल मास नंबर बोथ साइड सेम रहना है। तो इस न्यूक्लियस के और इन दोनों के बीच में मास नंबर का डिफरेंस होगा। हमने जब आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिएक्शन इक्वेशन की थी, तब हमने क्या पाया था? ये जो प्रोडक्ट हैं इनका मास नंबर इस पेरेंट न्यूक्लियई के मास नंबर से कम होगा। इनमें जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और रियली वास्तव के अंदर वही जो मास डिफेक्ट है वही किस में कन्वर्ट हो गया? इस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो है डेल्टा mc²। और अगर हम ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि ये एनर्जी आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया वो है, और यहाँ पर ये क्यू है वही एनर्जी है। और डेल्टा हम कैसे निकालेंगे? जो मास डिफेक्ट है, जो प्रोडक्ट्स का मास है वो रेक्टेंड के इस न्यूक्लियस के मास से कम होगा। तो इसमें से हम mx माइनस my माइनस mhe, इसका मीनिंग बच्चों ये मास है इस न्यूक्लियस का, और ये मास है इस डॉटर न्यूक्लियस का, और ये मास है हीलियम न्यूक्लियस का।
और ये मास आया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे c² से, तो हमें क्या मिलेगी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है ये डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल दोनों शेयर करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, इस अल्फा डिके का बुक में दिया वो आप देख लेंगे। जैसे यूरेनियम 238 मास नंबर है, 92 एटॉमिक नंबर है। जब इसका अल्फा डिके होगा तो ये क्या करेगा, हीलियम न्यूक्लियस रिलीज करेगा, और ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, अल्फा पार्टिकल के। तो इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट कर दिया और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया फिर ये थोरियम के अंदर, और इसका जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा। वो कितना बचेगा, 234। एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, वो बचेगा 90। और ये यूरेनियम है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, और ये क्या है बच्चों, डॉटर न्यूक्लियस। ये है अल्फा पार्टिकल। ये एग्जाम्पल है अल्फा डिके का। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस के अंदर बंधा होता है, पर न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाता है। तो उसके इसमें अल्फा पार्टिकल के यहाँ 2 कंपोनेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की। जो फर्स्ट कंपोनेंट है अल्फा पार्टिकल का, वो किसकी वजह से बच्चों, वो है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल बनता है, और ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल की हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। दूसरा केस बच्चों क्या है, अल्फा पार्टिकल केस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्जेस के बीच में जो अल्फा पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो न्यूक्लियस के अंदर जो बाकी पार्टिकल्स हैं उन पर भी प्लस चार्ज है। तो इनमें रिपल्सन की वजह से जो कूलॉम रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और इससे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाए इस न्यूक्लियर फोर्स को, उस केस में वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ड्रॉ किया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस डिस्टेंस के बीच में। यहाँ पर डिस्टेंस किसके बीच में बच्चों, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस है। r0 यहाँ पर बच्चों उस न्यूक्लियस की रेडियस है। जब डिस्टेंस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी, किसके बीच की डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इस न्यूक्लियस की रेडियस को क्रॉस करेगी। हम क्या देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो काफ़ी शार्पली तेजी के साथ कम होती चली जाती है और काफ़ी जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। और इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो कूलॉम रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ पर डोमिनेट कर गया। और अगर आपने डिस्टेंस को और बढ़ाया और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ फर्दर एक टाइम ऐसा आएगा जो कूलॉम फोर्स है उसका जो इफेक्ट है वो कम होता होता बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल की नेगेटिव स्टेट में चलेगी उस केस में कूलॉम लॉ का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। अब कौन डोमिनेट करेगा, अब डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा और वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। और इस अल्फा पार्टिकल को निकलने के लिए जो न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया पोटेंशियल बैरियर है वो करीब 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका ये मीनिंग है जब अल्फा पार्टिकल को अगर बाहर इस न्यूक्लियस से बाहर आना है तो ये जो न्यूक्लियस है ये एक प्रकार का बैरियर लगा देगा, रुकावट पैदा कर देगा इस अल्फा पार्टिकल के रास्ते में जो कोशिश कर रहा था न्यूक्लियस से बाहर आने की। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। तो बच्चों इसे खुद के पास एनर्जी बहुत कम है, तो इसको अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल है। बट इन 1928 गैमो गर्नी
एकंडन नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया अपनी क्वांटम थ्योरी के बेस पर इस प्रकार अल्फा पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके उस न्यूक्लियस से बाहर आता है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल है वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है और अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर लगातार जो मूव करता रहता है विद स्पीड ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल बैरियर की ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से उस अल्फा पार्टिकल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी स्मॉल है, पर ज़ीरो नहीं है। अल्फा पार्टिकल की स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है और इस न्यूक्लियस का साइज जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं वो है करीब 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ हम मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल है, उसको यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ जब अल्फा पार्टिकल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया। और अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने में कितना टाइम लगा हम वो निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर करनी है अल्फा पार्टिकल को, 10⁻⁻15 मीटर और स्पीड 10⁻⁷ है। और यहाँ से हम क्या पाएंगे, वो टाइम आएगा 10⁻⁻22 सेकेंड। यहाँ इसका मीनिंग बच्चों, अल्फा पार्टिकल को अगर एक बार न्यूक्लियस से बाहर आना है तो इतना टाइम उसको लगने वाला है। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 सेकेंड में वो अल्फा पार्टिकल कितनी बार ट्राई करेगा बाहर आने की, दैट इज 10⁻22। देखो बच्चों, एक बार बाहर अगर उस अल्फा पार्टिकल को आना है यहाँ से यहाँ तो इतना टाइम लगता है। अब हम आप टाइम को रिवर्स कर दो, अगर 1 सेकेंड के अंदर अल्फा पार्टिकल कितनी बार ट्राई करेगा, 10⁻22 बार वो ट्राई करेगा। और इतनी बार अगर वो ट्राई करेगा तो उसके बाहर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इस न्यूक्लियस में का जिसका पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस करके वो बाहर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके अल्फा इमिशन शो करता है, इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस। टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर टनल का मीनिंग बच्चों सुरंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया इस अल्फा पार्टिकल के इमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बीटा डिके, जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बीटा पार्टिकल इमिट करता है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बीटा डिके। और बच्चों हम जानते हैं बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ओवरऑल न्यूक्लियस से अगर हम कंपेयर करें तो 0 होता है। तो इस केस में जो मास है वो बिफोर और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सेम रहने वाला है। मास बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेन्स सेम। और बच्चों जो नेगेटिव यूनिट चार्ज है वो इक्वल होता है, ऐसे बोल सकते हैं लॉस ऑफ -1 यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द गेन ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज। और इसमें बीटा डिके के बाद क्या होगा, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो पेरेंट न्यूक्लियस है बच्चों उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब -1 यूनिट चार्ज का लॉस हो गया। और -1 यूनिट चार्ज का लॉस का मीनिंग +1 यूनिट चार्ज का गेन है। इसको और समझते हैं हम एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में थोरियम एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 90 है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा पार्टिकल इमिट करेगा जिसको हम बोलते हैं इसका बीटा डिके हो रहा है। और इसके बाद ये जिसका बीटा डिके हो रहा है उसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। और उसके बाद जो बन गया, जो हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस, वो Pa मिला है। अब इसका मास नंबर क्या रहेगा बच्चों, सेम, क्योंकि इसमें से क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के कंपेरेबल 0 होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1। ये है एक प्रकार का बीटा पार्टिकल। और बच्चों हमने देखा था, रूल पढ़ा था कि बिफोर डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन टोटल मास नंबर और टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए।
तो यहाँ पर मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है और एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर 90 है और यहाँ -1 है, यहाँ पर क्या आएगा 91। इसीलिए क्योंकि बिफोर डिके आफ्टर डिके टोटल चार्ज भी हमने सेम करना है। तो यहाँ पर जो थोरियम जो है उसका बीटा डिके हो रहा है और 1 बीटा पार्टिकल यहाँ इमिट होगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। जनरल इक्वेशन इसकी आप कर सकते हैं AXZ, जिसका बीटा डिके होगा ये Y में कन्वर्ट हुआ, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया और 1 बीटा पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और कुछ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। यहाँ बच्चों आपको ग्राफ शो कर रखा है। Y एक्सिस पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं, X एक्सिस पर उन बीटा डिके के दौरान जो एनर्जी इमिट होती है बीटा डिके में वो है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ग्राफ को जब हमने बच्चों नोट करोगे आप तो क्या पाओगे, यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं और उनकी एनर्जी कैसी है बच्चों, वो करीब 0.1 के आसपास, जो कि काफ़ी कम है। इसका मीनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही कम है। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी है और यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम एनर्जी को बोला गया है एंड पॉइंट एनर्जी, जो कि इक्वल है 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। और क्या पॉइंट नोट किया गया बच्चों, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है इस इमिटेड बीटा पार्टिकल्स का वो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उन बीटा पार्टिकल्स का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस है। इसका मीनिंग बीटा पार्टिकल्स के पास 0 से लेकर मैक्सिमम एनर्जी के बीच में कोई भी एनर्जी वो बीटा पार्टिकल कैरी कर सकता है। फर्दर स्टडी जब की गई बच्चों तो ये पाया गया बीटा डिके में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मास, टोटल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं हो रहा। बिफोर डिके आफ्टर डिके जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, इसके पीछे हम देखते हैं बच्चों। स्टडी के अंदर ये पाया गया कि जो बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर, इस बीटा डिके में बच्चों ये पेरेंट न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। जब ये 1 बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। कितने से कम होगी, एंड पॉइंट एनर्जी जितनी होती है उतने से इसकी एनर्जी कम होगी। अब और क्या पाया गया, जो बीटा पार्टिकल यहाँ इमिट हुआ इसकी एनर्जी में क्या हुआ बच्चों, गेन हुआ। वो जो गेन हुआ वो होना चाहिए था कितना, जितना इसने एनर्जी लूज कर दी, इसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर इसकी एनर्जी में जो गेन हुआ बच्चों वो एंड पॉइंट एनर्जी से कम था। इसका मीनिंग टोटल एनर्जी इस पेरेंट न्यूक्लियस की इनकी टोटल एनर्जी के इक्वल नहीं थी। मीनिंग ये रहा जो बीटा डिके है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा पाया गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर वॉयलेट हो गया। किस प्रकार बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है h/2 पाई का 1/2 टाइम्स होता है। इसका मीनिंग जब इस पेरेंट न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को, इस बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया तो इसके एंगुलर मोमेंटम में इतना चेंज होना चाहिए था, पर जब स्टडी की गई तो क्या पाया, इस रिएक्शन के बाद जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज था वो इतना नहीं था। इसका मीनिंग बीटा डिके में मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ था वो भी वॉयलेट हो गया, वो भी फॉलो नहीं हो रहा। इस कॉन्सेप्ट को सोल्व किया था इन 1931 में वोल्फगैंग पॉली नेम के साइंटिस्ट ने अपना हाइपोथेसिस देकर, जिसका नेम है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। इस साइंटिस्ट ने बताया जब कोई किसी पेरेंट न्यूक्लियस का, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का बीटा डिके होता है, इसमें बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल इमिट होता है, उस पार्टिकल को बोला गया एंटी न्यूट्रिनो और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इमिटेड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का जो रेस्ट मास है वो भी 0 है और टोटल चार्ज इस पार्टिकल पर भी 0 है, पर उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। बच्चों ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसमें प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्योंकि जितनी एनर्जी इस पेरेंट न्यूक्लियस की लूज हुई थी वो एंड पॉइंट एनर्जी थी। अगर इसने इतनी एनर्जी लूज कर दी तो इस बीटा पार्टिकल की इतनी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर वो इससे कम एनर्जी बढ़ी।
तो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट की समस्या को दूर किसने कर दिया, इस एंटी न्यूट्रॉनों ने। इसके आने के बाद अगर हम इसको मान लें कि एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल भी बीटा पार्टिकल के साथ इमिट हुआ, तो इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है बीटा पार्टिकल की और एंटी न्यूट्रॉनो की टोटल एनर्जी जो है वो अब एंड पॉइंट एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। पहले क्या था, इस अकेले बीटा पार्टिकल की एनर्जी एंड पॉइंट एनर्जी से कम थी और उसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लो वॉयलेट हो रहा था, पर अब इन दोनों की एनर्जी का सम एंड पॉइंट एनर्जी के इक्वल है। इस कॉन्सेप्ट को दूर किया वोल्फगैंग पॉली नाम के साइंटिस्ट ने अपनी इस एंटी न्यूट्रॉनो कॉन्सेप्ट को शामिल करके। अब बात करते हैं किस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सॉल्व किया गया। इस हाइपोथेसिस न्यूट्रोनो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल यहाँ शामिल किया गया उसका भी जो स्पिन था, एंगुलर मोमेंटम था, वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है हाफ h पॉइंट में 2 पाई। इतना ही एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है, इतना इस एंटी न्यूट्रोनो का एंगुलर मोमेंटम है। और अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रोनो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, अगर इनका एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका मोमेंटम ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा और जो पेरेंट न्यूक्लियस का मोमेंटम है वो इस डॉटर न्यूक्लियस के स्पिन के मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों का जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन है, वो सेम डायरेक्शन में है, उस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है या स्पिन है वो ऐड हो जाएगा और ऐड होकर वो कितना बनेगा, इस पेरेंट न्यूक्लिय के एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां पर भी बच्चों क्या हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम था वो भी कंजर्व हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से। बीटा नेगेटिव बच्चों अगर आपको कहीं देखने को मिले बीटा माइनस, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर बीटा प्लस कहीं बुक में लिखा हुआ मिले, इसका मीनिंग, इसका नेम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही है जिस पर +1 यूनिट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 है और पॉजिट्रॉन पर चार्ज +1 है। बाकी सभी कंडीशंस में, सभी एक्सपेक्ट में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के इक्वल होगा, किसके सिवाय, चार्ज के सिवाय। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ पॉजिट्रॉन। गामा डिके, जब कोई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गामा रे फोटोन इमिट करता है। गामा रे फोटोन जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट करता है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं गामा डिके। बच्चों जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है तब वो एक लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आ जाता है, कुछ एनर्जी, कुछ रेडिएशंस को इमिट करके। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब एक्साइटेड न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है, यहाँ एनर्जी उसके पास हाई थी, यहाँ जब वो लो एनर्जी गेन करेगा तो कुछ रेडिएशंस को इमिट कर देगा, कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियस की एनर्जी वेरी हाई होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है, तो जो वो फोटॉन्स इमिट करेंगे, एक्साइटेड होने के बाद जो फोटॉन्स इमिट करेंगे उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शन होती है बच्चों एनर्जी, और कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होगी। तो ये जो शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी जो इस एक्साइटेड न्यूक्लियस ने इमिट कर दी, उनको हम बोल देंगे दीज आर गामा रेज फोटोन। इनकी जो वेवलेंथ है बच्चों वो 0.01 एंगस्ट्रॉम से भी कम होती है, पर फ्रिक्वेंसी और एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। फोटॉन्स का मास 0 होता है और इनका रेस्ट मास 0 होता है, और चार्ज भी फोटॉन्स पर 0 होता है। इसका मीनिंग जब पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, गामा डिके होगा इस पेरेंट न्यूक्लियस का, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा और पेरेंट्स न्यूक्लियस है, इनमें मास नंबर और चार्ज नंबर सेम रहेगा।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, और यह गामा रे फोटोन। दोनों केसों में मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर भी सेम है, क्योंकि जो फोटोन यहाँ इमिट हो रहा है उसका 0 मास नंबर है और रेस्ट मास 0 है उसका, और चार्ज भी इस पर 0 है। कोई न्यूक्लियस जब उसका अल्फा या बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके या अल्फा डिके होने के बाद वो न्यूक्लियस आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो उस एक्साइटेड स्टेट में वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ गामा रे फोटॉन्स इमिट करता है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोबाल्ट की बात करते हैं बच्चों। कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 60 है। जब इसका बीटा डिके हुआ तो इसका मास नंबर तो चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा निकल न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि बच्चों बीटा डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग 0 है न्यूक्लियस से कंपेरेबल, तो मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस जब इसका बीटा डिके हो गया तो अब ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब ये क्या इमिट करेगा? गामा रे फोटोन। तो जब वो गामा रे फोटोन इमिट करेगा, किस एनर्जी का इमिट करेगा? फर्स्ट गामा रे फोटोन इमिट करेगा वो एनर्जी इक्वल टू 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी वो अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक और गामा रे फोटोन इमिट करेगा ऑफ एनर्जी 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर बच्चों वो जो निकल का न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट से, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट थी, वो अब कहाँ आ चुका है? ग्राउंड स्टेट में। यहाँ उसका हुआ बीटा डिके, फिर यहाँ वो आ गया एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ भी वो एक्साइटेड ही है और यहाँ पर जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आया तो अब उसका फर्दर और गामा रे फोटोन वो इमिट नहीं करेगा। यहाँ वो स्टेबल हो चुका है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं फ्लोरीन का। मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर 9। इसका जब बीटा डिके हुआ तो इसका मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़कर 10 हो जाएगा, तो वो नियोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नियोन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और वो स्टेबल होने के लिए गामा रे फोटोन इमिट करेगा ऑफ एनर्जी 1.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ वो आके वो नियोन का न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इन एग्जाम्पल में बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं इन न्यूक्लियई के, जिनमें बीटा और गामा डिके आपको दिखाया जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे इनका बीटा और गामा डिके होगा, इनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। बच्चों हम जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव शेल में रिवॉल्व करते हैं। इन शेल में रिवॉल्व करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ डेफिनेट एनर्जीज होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जंप करता है या वो किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो कुछ फ्रिक्वेंसीज, कुछ वेवलेंथ्स इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा वायलेट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज। तो इनकी फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स या एनर्जी लेवल्स बोला था। उसी प्रकार बच्चों जिस प्रकार इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार बच्चों न्यूक्लियस के अंदर भी इस प्रकार के जो एनर्जी स्टेट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर भी इस प्रकार पाए जाते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। तो जब कोई न्यूक्लियस किसी हाई एनर्जी लेवल से या किसी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो क्या इमिट करेगा? वो इमिट करेगा गामा रे फोटोन। तो ये एक्सप्लेनेशन है बच्चों गामा डिके की। तो जब एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या इमिट करता है? गामा रे फोटोन इमिट करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो वो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज रेडिएशंस इमिट करता है।